हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको ऑलरेडी उसके बारे में बोला हुआ है कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूँ जो गेट का सिलेबस है, गेट सिलेबस एनालिसिस। तो ये जो गेट का सिलेबस है ये 2022 के लिए है। आप सभी लोगों को पता होगा कि इसको आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट करा रहा है, आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट करवा रहा है। तो इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और कौन कौन से जो कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक से, इन सभी बातों को हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ गेट बीटी की, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता ही आता है। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। इसके अलावा जो है 15 मार्क्स जो हैं वो आपके जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और इस जनरल एप्टीट्यूड में वर्बल और न्यूमेरिकल दोनों होता है। और इस न्यूमेरिकल में अगेन आप कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि क्वांट्स हो गया, फिर जैसे कि स्पेशियल हो गया, और भी बहुत तरीके के पोर्शन से आप न्यूमेरिकल को डिवाइड कर सकते हैं। तो 15 नंबर यहाँ पे इसके आते हैं। और अगर मैं इसको भी 15 मार्क्स को डिवाइड करना चाहूँ जनरल एप्टीट्यूड के, तो 5 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे जिससे आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, और 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिर्फ 1 नंबर के होंगे जिससे आपको 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो टोटल मिला करके 15 मार्क्स हो जाता है। टोटल मिला करके यहाँ पे 15 मार्क्स हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें पक्के से आती हैं। भाई जनरल एप्टीट्यूड का भी सिलेबस अगर आप पलट करके देखिए तो बहुत वास्ट है। क्या क्या चीज़ें हमें जनरल एप्टीट्यूड में ध्यान देनी चाहिए। तो अगर मैं वर्बल की बात करूँ तो जो इंग्लिश का जो पोर्शन आता है, ग्रामर का जो पोर्शन आता है, तो उसमें देखिए आपके दिमाग में टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में वोकैब्युलरी जो होनी चाहिए वो आपके अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर बार कुछ ना कुछ ऐसा टर्म पूछ लिया जाता है जो थोड़ा सा टफ होता है। वोकैब्युलरी के बारे में आपको बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका जो यूटिलाइजेशन है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। प्रेपोजिशंस यहाँ से कई बार अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं, कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, कौन सा बेस्ट प्रेपोजिशन है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन जो है वो हमेशा आता है। इसके बारे में भी हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। ठीक है, और जैसे कि कई सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, अगर गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं तो आपने देखा होगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज़ करने के लिए उसमें दे देता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। दूसरा, मैंने देखा है कई दफ़ा एनालॉजीज़ पूछ लेता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इंग्लिश में मैंने देखा है मोर और लेस सभी लोग ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं। न्यूमेरिकल जो पोर्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, इसमें अगर मैं बोलूं कि क्या आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, तो आपको ज़रूर 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 देख के जाना चाहिए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स, रेशियोज़ जो होते हैं उसके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। फिर ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि अगर 3 नंबर्स का सम जो है, ऑड नंबर्स का सम इतना है, तो
उसमें से नंबर्स कौन से होंगे, सबसे छोटा वाला, सबसे बड़ा वाला, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। फिर आपके दिमाग में जो ये सिंपल इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस जो हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 नंबर के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है, और जैसे कि ये A है इज़ टू B, और यहाँ पे C इज़ टू D, इस तरीके से कर दिया जाएगा, और D आपको यहाँ पे स्पेस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगर आपको मतलब परफेक्ट आइडिया लेना है और कम पढ़ना है जीए को, तो मेरा ये राय है आपको कि आप ज़रूर PYQs देख लीजिए। PYQs ज़रूर देख करके जाइए। पिछले साल के, कई साल के अगर आप PYQs देख लोगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, और जो खैर मैंने बताया है वो आपका 80-90% पोर्शन कवर कर देगा, किस किस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, और मैं कभी भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें समय देने के लिए नहीं कहता हूँ। 6 क्वेश्चंस या 5, 6, 7 इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ये आपकी रैंक बना देता है। ठीक है, ये आपकी रैंक बना देता है। 5, 6, 7 क्वेश्चंस में से अगर आपने मतलब 3 या 4 क्वेश्चंस भी सही कर लिए, या 5 क्वेश्चन सही कर लिए 7 क्वेश्चंस में से, देन आपको अच्छी खासी एक रैंक ज़रूर पहुंच जाएंगे, और आपको जो बायोटेक में जितना स्कोर करना है वो मार्क्स उधर से कम हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर पढ़ के जानी है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर पढ़ के जानी है, तो इसमें देखिए ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ज़रूर आता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का पोर्शन जो है वो यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर कैलकुलस में मैं बोलूँ तो कैलकुलस में लिमिट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हमने इसको ये इंटीग्रेट कर दिया इस लिमिट से इस लिमिट तक, ये ज़रूर पूछा जाता है। ये मैंने कई दफ़ा प्रॉब्लम्स के दौरान देखा। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बाकी सारे के ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते जितनी ज़्यादा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसमें से अगर आपको कुछ पढ़ के जाना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसको ज़रूर देख के जाइए। ठीक है, इसको ज़रूर देख करके जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स या पूरा ही पढ़ के जाइए, क्योंकि देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके कई सारे एग्ज़ाम्स में काम करेगा। मीन ICMR की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पूछा जाता है मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएशन क्या है, पॉइजन्स, नॉर्मल या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से अच्छी है तो आप काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी जेनेटिक्स में भी, प्लस यहाँ पे जो मैथमेटिक्स में जो आएगा सो तो आएगा ही आएगा। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको एक ज़रूर करके जाना चाहिए इसमें से। मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा वाले में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़िए ज़रूर से, कैलकुलस में लिमिट्स ज़रूर से पढ़िए। बाकी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो बिल्कुल पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो मस्ट हैं। यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़िए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पूरा पढ़ के जाइए। न्यूमेरिकल की जो बात है, न्यूमेरिकल मेथड्स में ये मुझे इतना ज़्यादा मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें आप इतना ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल इससे मुझे नहीं मिल पाए हैं। तो कम से कम इन 3 को अगर आप ठीक से पढ़ लीजिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को ख़ास तौर पे, कैलकुलस में ये कॉन्सेप्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ के जाइए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पूरा पढ़ के जाइए, और ये लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये 4 टॉपिक अगर हम लोग पढ़ कर के जाएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
मैथमेटिक्स में, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये अगर हम छोड़ भी दें न्यूमेरिकल मेथड तो हमारा चल जाएगा काम। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको क्या क्या कहाँ कहाँ से ज़रूर पढ़ के जाना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कितना नंबर आता है हर बार की। अगर मैं बात करूँ तो लगभग लगभग कितने क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो अगर मैं एक नंबर की बात करूँ, एक नंबर की अगर क्वेश्चंस की बात करूँ तो लगभग 3 के आसपास जो है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो 4 के करीब करीब आते हैं यहाँ से। तो इस तरीके का आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग है, लेकिन एक रफली अगर मैं बात करूँ तो 3 और 4 इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूँ तो आ गया आपका जनरल बायोलॉजी। ठीक है, जनरल बायोलॉजी। देखिए अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपका पीछा कभी भी नहीं छूटेगा। चाहे जो एग्ज़ाम आप पकड़ लीजिए, चाहे CSIR, चाहे गेट, चाहे गैट बी, चाहे ICMR, चाहे DBT, हर एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी ही पूछी जाएंगी और आती ही आती हैं। इसमें कोई इफ़ बट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें। बायोकेमिस्ट्री में मुझे लगता है कि लगभग लगभग 6 क्वेश्चन मुझे दिखते हैं जो हर साल 1 नंबर के आते ही आते हैं, और 2 क्वेश्चन के लगभग लगभग मुझे दिखता है कि हर साल 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ये। अगर आप पूछेंगे कि सर इसमें क्या क्या पढ़ा जा सकता है या क्या क्या इसमें से आता है, तो देखिए ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये मोर और लेस सारा का सारा ही इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो बायोमॉलिक्यूल्स बिल्कुल आता है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जनरली अगर हम CSIR के सिलेबस से कंपेयर इसको करें यहाँ पे, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो सेल बायोलॉजी के अंदर उधर आता है, बट यहाँ पे इसको भी डाल रखा है, तो इस वजह से ये टॉपिक और बड़ा हो जाता है। मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर क्या है, चैनल पंप क्या है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का कैसा है ये ज़रूर पूछा जाता है। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस पे उतना ज़्यादा क्वेश्चन मुझे गेट में कम से कम नहीं दिखता। हाँ लेकिन अगर मैं बात करूँ सेल बायोलॉजी के अंदर तो यहाँ से खूब सारा क्वेश्चन आता है। सॉरी, जब अगर मैं बात करूँ CSIR के अंदर तो यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, लिपिड का मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म, देखिए ये सारी की सारी चीज़ें तो पूरी इम्पॉर्टेंट है ही। फिर फोटोसिंथेसिस में देखिए यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है जो आपका C3 है या आपका C4 प्लांट है, ठीक है, या आपका कैम है या आपका फोटो रेस्पिरेशन है, इन सब के बारे में यहाँ से खूब क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन, अगेन रेस्पिरेशन में आपको कम से कम जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो तो पता ही होना चाहिए, और ख़ास आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो इनहिबिटर्स हैं वो ज़रूर पता होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन से लेकर के इसके इनहिबिटर तक सब इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें एंजाइम्स की, अगेन एंजाइम्स से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, ग्राफ ही सीधे दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये ग्राफ किसका है, कॉम्पिटिटिव का, नॉन कॉम्पिटिटिव का, ये सारी चीज़ें। माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में, एलोस्टेरिक रेगुलेशन के बारे में, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो बायोकेमिस्ट्री में पकड़ने के लिए, छोड़ने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, हमें सारा ही पढ़ना पड़ता है। अगर मैं बात करूं माइक्रोबायोलॉजी की, देखिए माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है आज की डेट में, वायरस है। और वायरस से ही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर दिखेंगे गेट के एग्ज़ाम में। माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वायरसेस के ऊपर मिलते हैं। वायरसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ से अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ पूछ सकता है जो DNA है वायरसेस का, या RNA वायरस के बारे में, या रिट्रो वायरस क्या होता है। मेजरली जो वायरसेस का पोर्शन है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है। अगर मैं अगेन यहाँ से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊँ तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको यहाँ से 2 सवाल जो है वो लगभग लगभग 1 नंबर का मिलेगा, और
3 से 4 क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का मिलेगा। ये माइक्रोबायोलॉजी का हिसाब किताब होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको माइक्रोब्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे आएगा कि आपको ये दिया जाएगा कि ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं ना वो पूछा जाता है। माइक्रोबियल इंटरैक्शन इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन, अगेन ये फिर से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, कौन सा एंटीबायोटिक किस तरीके से काम करता है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, यहाँ से अगेन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं माइक्रोबायोलॉजी में। वायरसेस का ज़रूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अगेन आता है, ठीक है। ये कहानी हो गई वायरसेस के बारे में, ओके। अब आते हैं इम्यूनोलॉजी में। देखिए ऐसा है ना कि इम्यूनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़ा उतना ज़्यादा मतलब हैवी नहीं आते, या बहुत सरफेस क्वेश्चन मैंने देखे इम्यूनोलॉजी के। जैसे अगर CSIR से कंपेयर कर लीजिए तो वहाँ काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं। वैसे यहाँ पे उतना ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी के ऊपर देखने को नहीं मिलते। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में डिफरेंस देख करके आ सकता है इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी का, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा मैंने कॉम्प्लीमेंट के बारे में देख रखा है, क्वेश्चन जो आता है। हाइपर सेंसिटिविटी अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑटो इम्यूनिटी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ग्राफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट जो ये होता है। वैक्सीन्स आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़िए। MHC के ऊपर क्वेश्चन आता है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये मॉलिक्लोनल और मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो ये पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मेजर चीज़ों को मैंने कवर कर रखा है अपने वीडियोस में ही। यहाँ से अगेन एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो इसमें चाहें तो आप इम्यूनोलॉजी में ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि सरफेस क्वेश्चन मिलेंगे और इन टॉपिक्स पे आते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर सभी के ऊपर मोर और लेस वीडियोस बना रखे हैं, तो इतना मुसीबत नहीं होगी आपको। तो इसको देखिएगा ज़रूर। 2 से 3 क्वेश्चन मुझे यहाँ पे हर बार दिखते हैं इम्यूनोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का इम्यूनोलॉजी के बारे में। तो ये जनरल बायोटेक है। देखिए जनरल बायोटेक में आपका बायोकेम, माइक्रोबायो, इम्यूनोलॉजी ये सारा आता है। तो ये सब आपका हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो इसलिए बिल्कुल इसको अच्छे से ही पढ़िएगा। अब आते हैं जेनेटिक्स एंड सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा सवाल भी बेसिकली आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए आप क्लब कर दिया गया है इसी सेक्शन में, जेनेटिक्स भी है, सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी भी है, ठीक है। तो देखिए मेंडेलियन इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंटेशन से क्वेश्चन मैंने कई बार देखा हुआ है। लिंकेज से क्वेश्चन आता है। लिंकेज से किस तरीके का आएगा कि जिसमें आपको 2 जीन्स के बीच में डिस्टेंस दिया जाएगा, जिसमें आपको सेंटीमॉर्गन में कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। फिर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, यहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्वेश्चन आता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका जो P और Q की वैल्यूज़ है, या जो आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाते हैं यहाँ से, ठीक है। हार्डी वेनबर्ग रूल जो यहाँ पे आता है वो वहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीशीज़ एंड स्पीशिएशन बहुत हल्का फुल्का यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप चाहें तो यहाँ से काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्रोमोसोमल मैपिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर देख करके जाइएगा। अब बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। देखिए सेल बायोलॉजी का कुछ पोर्शन ऊपर बायोकेमिस्ट्री में ही इन्होंने डाल रखा है, जिसमें कि मेम्ब्रेन का डिटेल वगैरह दिया हुआ है। तो अगर मैं मॉलिकुलर बायोलॉजी और इसमें ये अगर इसकी बात करूं, मॉलिकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स की अगर मैं पूरी की बात करूं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो अगर मैं पूरा कंसिडर करूं तो 4 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 नंबर के देखने को मिलेंगे आपको। 5 क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग 2 नंबर के देखने को मिल सकते हैं। तो इस सेक्शन से इतना आता है,
ठीक है। अगेन सेल बायोलॉजी की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे CSIR में आता है कि सेल सिग्नलिंग में डेल्टा नॉच भी पूछ लिया या आपको टू कंपोनेंट सिग्नलिंग पूछ लिया, इस तरीके का नहीं आएगा। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर RTK अगर आप पढ़ के जाते हैं ठीक से तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ GPCR और RTK भी पढ़ करके आपका काम अच्छी तरीके से यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सा जो है मूवमेंट के लिए कौन सा ऑर्गेनील चाहिए होता है, ये आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दूसरा जो साइटोस्केलेटन का पूरा पोर्शन है, ठीक है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि कौन कौन से ट्यूब्यूल्स वगैरह खैर वो तो साइटोस्केलेटन के अंदर आ ही गया, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसी में आ जाता है आपका प्रोटीन ट्रैफिकिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सेल डेथ एंड ऑटोफैगी ये भी पूछा गया है, हालांकि कैंसर का यहाँ पे जिक्र नहीं है, आप देख सकते हो, बट फिर भी कैंसर के एक आधा क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आ सकता है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या चीज़ें हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको जीनोम का कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए, तो खैर सभी लोगों को पता होता है। इसके बाद म्यूटेशंस और म्यूटाजेनेसिस, मतलब म्यूटेंट्स कौन कौन से हैं या कौन कौन से जो चीज़ें म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये तो बेसिक्स है, ये तो पूछा जाता ही जाता है। दूसरा यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका RNA इंटरफेरेंस क्या होता है, माइक्रो RNA क्या होता है, नॉन कोडिंग और माइक्रो RNA के बीच में डिफरेंसेस, DNA डैमेज और रिपेयर, ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। देखिए ये लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, यहाँ से जो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई भी मतलब ऐसी कोई एक किताब नहीं मिलती इन सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में नोट्स प्रॉपर नहीं मिल पाते, या अच्छे से कोई एक ही किताब में आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, तो उन चीज़ों के लिए ये है। तो फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू बायोलॉजिकल सिस्टम, यहाँ पे एनर्जी बैलेंस, मटेरियल बैलेंस, इसको करने के लिए आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है यहाँ से ये आ जाता है। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ स्टोइकियोमेट्री ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ का स्टोइकियोमेट्री, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का स्टोइकियोमेट्री, डिग्री ऑफ रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन बैलेंस, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सारे के सारे टॉपिक्स जितने मैंने अंडरलाइन किए ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल दोनों तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, ये तो पहले का ही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अब ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो एप्लीकेबल है, यानी कि जो अप्लाई होगा, उसमें इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायो प्रोसेस में जो है ये एप्लीकेशन बिल्कुल अलग है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, और ये किसी और एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन आता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए दे देता है, कितना होगा वो पता होना चाहिए। रिएक्शन इक्विलिब्रिया निकालने के लिए दे देता है, वो कितना होगा, ये सारी चीज़ें। अब देखिए ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस मतलब फ्लूइड मोशन के बारे में यहाँ से पोर्शन पूछा जाता है। तो न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, कितनी तरीके के फ्लूइड्स होती हैं, लैमिनार, टर्बुलेंट, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, ये यहाँ से ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, लैमिनार एंड टर्बुलेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना वैल्यू होगा तो लैमिनार में आएगा और कितना होगा तो टर्बुलेंट में आएगा। ठीक है, मिक्सिंग टाइम कितना होता है ये पता होना चाहिए। ऑक्सीजन ट्रांसफ़र में कितना, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के बारे में पता होना चाहिए। कंडक्टिव एंड कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। हीट एक्सचेंजर किस तरीके से काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। KLa के बारे में पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कुल मिलाकर के ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड बायोएनर्जेटिक्स में
कम से कम जितना मैंने अंडरलाइन किया वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और ये अगेन इसमें से जो फर्स्ट पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड बायो एनर्जेटिक्स आप थोड़ा बहुत उसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, बट फर्स्ट और थर्ड को तो ज़रूर पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की। देखिए सेक्शन नंबर 5 में बायो रिएक्टर या बायो रिएक्शन इंजीनियरिंग है। रेट लॉ पूछा जाता है, ज़ीरो लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ काइनेटिक्स ये हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम इमोबिलाइजेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ काइनेटिक्स ऑफ सेल ग्रोथ, सेल की काइनेटिक्स यहाँ से क्वेश्चन आया है। इसके अलावा यहाँ पे बैच फेड बैच कंटिन्यूस प्रोसेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये आपका जो एनालिटिकल टेक्निक का पोर्शन है वहाँ से है। एनालिटिकल टेक्निक्स का पोर्शन है जो ये वहाँ से है। तो एनालिटिकल टेक्निक्स हम सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ाई होता है। तो ये अच्छा, मैं अभी ऊपर का उसकी मार्किंग रह गई है मुझसे, तो अभी मैं उसको भी कर दूंगा। तो एनालिटिकल टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सभी लोगों ने यहाँ पे HPLC, FPLC, एक्सट्रैक्शन, एड्जॉर्प्शन, ड्राइंग, आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी से खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा माइक्रोस्कोपी से यहाँ पे काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन से क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इतनी चीज़ अगर आपने मतलब ये इसके लिए तो एक अलग से एक विल्सन वॉकर करके बुक आती ही है, आपने पढ़ी भी होगी अपने अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो वो चीज़ अच्छे से देख लेंगे इसको। तो एनालिटिकल टेक्निक्स की बात करें तो 3 क्वेश्चन अराउंड आते हैं यहाँ से 2 नंबर के, और 2 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, मुझे इतना देखने को मिला। तो ये चीज़ें ज़रूर देखेंगे। यहाँ से स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, UV बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR, इन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, मतलब बायो प्रोसेस का ये पोर्शन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। देखिए इसमें क्या है कि पूरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, तो वैसे भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते नहीं अपना बीटेक के दौरान, तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप चूज़ करके अपने हिसाब से जो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं वो पढ़ लीजिए। बाकी इसमें से जो पूरा पोर्शन है वो आपको पढ़ करके जाना ही जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेक्शन 6 है प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ से पढ़ करके जाने हैं, ठीक है। बहुत चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिसको आपको देख करके जाना है। तो अगर मैं बोलूँ प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी से मोस्टली 3 क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं, मैंने देखा है, और बाकी जो है जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो 1 आता है या 2 भी आ सकते हैं, इस तरीके से। तो टोटिपोटेंसी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बाकी अलग अलग टाइप के जो कल्चर्स हैं उनके क्या फ़ायदे हैं ये ज़रूर पढ़ के जाइए, ये अक्सर पूछा जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का नाम और वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, टिश्यू कल्चर और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड एलिसिटर्स और टिश्यू कल्चर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि साइटोकाइनिन देने से क्या होता है, ऑक्सीजन देने से क्या होता है, इस तरीके से। बाकी ये तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोगों ने सोमा क्लोनल वेरिएशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये सारी चीज़ें पढ़ी ही होंगी, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ से आप अगेन ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स के ख़त्म करने के बाद एनिमल्स पे आ जाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और कल्चर मीडिया। देखिए कल्चर मीडिया कंपोजिशन, ग्रोथ कंडीशंस, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, और मे बी हम सभी लोगों को पता भी होता है कि कल्चर मीडिया में किस टाइप का कल्चर मीडिया क्या करता है, ठीक है, और कौन सा कल्चर मीडिया किस चीज़ को ग्रो कराने के लिए यूज़ होता है। अगर आपको लगता है कि नहीं याद है तो आप इसको थोड़ा सा ब्रश कर सकते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके का आता है कि कौन सा कल्चर मीडिया किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मिनिमम मीडिया क्या होता है, मिनिमल मीडिया क्या होता है, स्पेशलाइज्ड मीडिया क्या होता है, एनरिच्ड मीडिया किसे कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉकआउट और नॉक इन माइस अगेन ये इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं माइक्रोब्स के बारे में। तो देखिए ये थोड़ा एप्लीकेशन वाला पार्ट है, बायोप्लास्टिक्स,
बायोफ्यूल्स, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, इसके बारे में थोड़ा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, रटने वाली ही चीज़ें हैं ज़्यादातर, तो क्या आएगा यहाँ पे प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल ही है। अब आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 जो आरडीटी है। पूरा पूरा आरडीटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ से 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं हर साल 2 नंबर के, और 3 क्वेश्चन जो हैं वो हर साल 1 नंबर का देखने को मिलता है। यहाँ से पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी इफ़ और बट आप नहीं कर सकते। तो अगेन देखिए यहाँ पे एनालिटिकल टेक्निक्स वहाँ भी था और कुछ पोर्शन यहाँ भी आ रहा है उसका, आरडीटी के अंदर भी। तो ये इम्पॉर्टेंट है सारा का सारा। देखिए मैंने वहाँ माइक्रोस्कोपी बताया था, ये माइक्रोस्कोपी यहाँ पे मेंशन्ड है। बाकी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग सब लोग जानते ही हैं। माइक्रो एरे क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एनालिटिकल टूल्स आपको पढ़ना चाहिए पूरा। यहाँ पे आरएपीडी आता है, आरएफएलपी यहाँ से पूछा ही जाता है। फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, ये तो सभी लोगों को पता है खैर। और बाकी यहाँ पे और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि न्यूमेरिकल्स जैसे आते हैं कि अगर एक वेक्टर है उसको अपन काट रहे हैं किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से, तो उसका किस तरीके से क्या क्या उसका फ्रैगमेंट होगा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कंप्यूटेशनल टूल्स की। बायो इन्फॉर्मेटिक्स उतना ज़्यादा बहुत सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड जगह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सर्च टूल्स से क्वेश्चन यहाँ पे देखे जाते हैं। सीक्वेंशियल एंड स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस ज़रूर पढ़ के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। और बेसिकली इतना पढ़ने से आपका काम चलेगा, मतलब डेटाबेसेस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ब्लास्ट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, एनसीबीआई के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इतनी चीज़ ज़रूर हम लोग पढ़ के जाएंगे अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो हम लोग ज़रूर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं जो चीज़ें मिस हुई हैं, अगर मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बात करूं, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं प्रेडिक्ट किए जा सकते। तो 1 या 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आप 1 नंबर के रखिए, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन लगभग आता है यहाँ से कंप्यूटेशनल टूल्स से, अगर मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करूँ। तो बाकी मैंने आपको आरडीटी के बारे में बताया ही क्या क्या इसमें चीज़ें थी। नेक्स्ट अगर मैं ऊपर इसके बारे में देखूं, प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल जो टेक्नोलॉजी है, या इसको बायोटेक्नोलॉजी कह दीजिए, प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। तो कुल मिला करके यहाँ से मैंने ऑलरेडी मेंशन भी कर रखा है, 2 या 1 क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का, और 1 नंबर के 3 क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ये पिछली बार आपने देखा ही था कि बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आ गए थे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आप रख लीजिए जो 2 नंबर के आते हैं, और 4 क्वेश्चंस रख लीजिए जो 1 नंबर के आते हैं। तो इतना ज़्यादा वेटेज है इसका, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर दिया क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ के जानी चाहिए। अगर आप स्टडीज़ प्लान कर लीजिए अच्छे से, तो बहुत ईजी सिलेबस है, इसको आसानी से हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे बात कर सकते हैं, और फिर या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गेट की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप चाहें तो आप उसके लिए एनरोल भी कर सकते हैं डायरेक्टली अगेन टेलीग्राम पे, एंड जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अच्छे से हमसे मैसेज में बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।